नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल की और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 14वें दिन आज प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नौकरियों से निकाले जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। चर्चा न मिलने के कारण विपक्ष ने विफर कर वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने वॉकआउट को सीएम ने गैर जरूरी करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, लेकिन आउटसोर्स कर्मियों के लिए कुछ भी नहीं किया। विपक्ष को अब आउटसोर्स की याद आई है। विपक्ष ने उनका बजट भाषण नहीं सुना। सरकार आउटसोर्स और करुणामूलक नौकरियों पर विचार कर रही है। विपक्ष जब सत्ता से बाहर हुआ तब उन्हें ये याद आ रहा है। विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वॉकआउट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया, और जब सत्ता के बाहर हुए अभी 3 महीने हुए हैं तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर आपकी आवाज उठा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं, और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, और मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी है। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें आने वाले समय में आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था, और हमें आगे भी जब उनके हमारी जरूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूँ, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकेंगे। इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी, और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन का अगर कोई बदलाव करना होगा या इंसर्ट करना होगा तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने वो संकल्प लाया है, और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पर भारत की केंद्रीय सरकार उस पर गौर करेगी, और मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलूंगा। इस मामले पर एक मीटिंग कर चुके हैं, और रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस दिशा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का निराश्रित बच्चों के प्रति स्नेह आज एक बार फिर देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री के निमंत्रण पर बालिका आश्रम टूटीकंडी के 69 बच्चे आज विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए पहुंचे। इन बच्चों ने पहली बार विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई देखी। विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे बच्चे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। बाद में इन बच्चों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दोपहर भोजन का भी आनंद लिया। आज हमारे जो बालिका आश्रम में अनाथ बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चे थे, और मैं मुख्यमंत्री की बनने के बाद पहली बार सचिवालय की जगह वहां गया था। आज मैंने उन बच्चों को विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए भी बुलाया था, और अभी उनके साथ हम अपना लंच भी करेंगे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य। और आज हम उनको एक अधिकार भी देने जा रहे हैं। शाम को हमारी कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हमारी इनके अधिकारों पर चर्चा होगी कि उनको हम चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा कैसे दे, कैसे आगे बढ़ा जाए। इस दृष्टिकोण से आज हमने कैबिनेट भी बुलाई है,
और जब सभी मंत्रियों की राय लेने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे और उन अनाथ बच्चों के साथ बैठकर आज, क्योंकि वो विधानसभा सेशन देखने आए तो दिन का लंच उन्होंने नहीं किया होगा, तो हम सब लोगों ने फैसला किया कि हम अनाथ बच्चों के साथ मिलजुल कर आज लंच। हिमाचल प्रदेश में ड्रग माफिया पर आने वाले दिनों में शिकंजा और कसेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में सुक्खू सरकार ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 में संशोधन करने और इसे और सख्त बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक में नशे के कारोबार को गैर जमानती बनाने का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में ये विधेयक पेश किया और विधेयक में प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रावधान है। केंद्र सरकार से सिफारिश की गई कि नशीली पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित सभी एजेंसियों को मजबूत बनाने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय अधिनियम में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाए ताकि नशा कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल चंबा में कोविड-19 के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने मंगलवार को उपायुक्त चंबा डीसी राणा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से अवगत कराते हुए उन्होंने बताया कि सोमवार को मेडिकल कॉलेज चंबा के करीब 150 आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है। कोरोना महामारी में जब लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे, उस समय उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात सेवाएं दी। अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना उन्होंने महामारी के कठिन समय में कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन सोमवार को उन्हें मौखिक आदेश प्राप्त हुआ कि अब उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। बिना किसी नोटिस के उन्हें नौकरी से निकाल देना उचित नहीं है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वे इसी नौकरी पर निर्भर थे, लिहाजा अब उन्हें अपने परिवार की भी चिंता सताने लगी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए और उनके लिए स्थायी नीति बनाकर पुनः नौकरी दी जाए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सर, हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जाए और हम चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम साल का एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी कोविड में बहुत सी सेवाएं दी गई है। जो कोविड के पेशेंट को टच भी नहीं करते थे लोग, हमने वहाँ पे भी अपना काम पूरी शिद्दत से किया है। हमने इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छे से काम किया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कोविड वाले हैं तो हम सिर्फ कोविड पेशेंट को ही अटेंड करेंगे। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो भी पेशेंट आते थे, हमारी जहाँ ड्यूटी लगाई जाती थी, हम वहाँ पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क करते थे। हमने कभी वहाँ पे काम चोरी नहीं किया, अपनी तरफ से पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क किया है। आज हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा एक्सटेंशन बढ़ाया जाए और हमें वापस बुलाया जाए। थैंक यू सर। हम लोग जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, दिसंबर 2019 से हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है, तब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और आज 2-2.5 साल हो गए सर हम लोगों को काम करते हुए। हम लोगों ने एज ए रेगुलर स्टाफ की तरह यहाँ पे काम किया है। हम लोगों ने कभी ये नहीं लिखा कि हमारे घर पे बच्चे भी हैं, हम लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारे घर वालों को कोई बीपी के पेशेंट है, कोई शुगर के पेशेंट है, पर हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम लोगों ने जी लगा के हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। 2-2.5 साल होने के बावजूद आज जो है हम लोगों को घर का रास्ता दिखा दिया गया है। कल जब हम लोग ड्यूटी पर आए मॉर्निंग ड्यूटी में, तो उसके बाद हम लोगों को मैटन मैम ने वॉइस मैसेज करके हम लोगों को ये बताया कि हम लोगों की जो है एक्सटेंशन खत्म हो गया और हम लोग घर जा सकते हैं। अब हम आप लोगों से सर यही पूछना चाहते हैं और सरकार से यही पूछना चाहते हैं सर, जब इतनी क्रूशियल टाइम में हम लोगों ने उन लोगों का साथ दिया, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि हमारे घर पे क्या होगा। हम लोग इतने टाइम से अपने घर वालों से दूर भी रहे, हम लोगों ने इतना काम किया उन लोगों के लिए, और आज जब हमारी बारी है उन लोगों को हमारे लिए करना चाहिए कुछ, कि यही हमारी रोजी रोटी है सर। हम लोग अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों ने हम लोगों को ये कह दिया कि तुम लोग घर चले जाओ। सर ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है क्या सर? हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो हमें एक्सटेंड करे, हमारा जो भी कार्यकाल एक्सटेंड करे, ताकि हम लोग अपनी ड्यूटीज रेगुलर कर सकें। और सर ये 3-3 महीने का एक्सटेंशन जो हमें दे के रखा होता है इन लोगों ने, सर हर दूसरे मंथ हमारे दिमाग में यही रहता है कि अब तीसरे मंथ हमें निकाल देंगे। कम से कम सर 1 साल का तो हमें एक्सटेंशन मिले, यही सर हम लोग यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। मेरी तो यही है कि जहाँ तक हम सोच रहे हैं ना, अगर इन्होंने हमें निकालना ही होता तो जब एक ऐसा पीरियड भी आया था जब कोरोना काल मैक्सिमम यहाँ पे हो गया था कि चंबा में जो वो टोटल ख़त्म हो गया है, तब इन्होंने हमें बोर्ड में डाल दिया। ठीक है, हमने वहाँ पे भी ड्यूटियाँ की हैं प्रॉपरली, ठीक है, और अब हमें बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग ना घर में बैठ जाओ। सर तो एक बात तो ये भी ना, अगर कोविड आती तो उस टाइम भी रेगुलर स्टाफ था, ठीक है, उस टाइम उनसे ले लेते ड्यूटी। तो ये तो हो गया कि हमने अपने 2.5 साल भी दे दिए, ठीक है, कीमती, और आज हमें ये बोला जा रहा है कि आप घर में बैठो। तो सर ये तो हमें कहाँ तक भी जायज़ नहीं लग रहा है। ठीक है, हमें तो सरकार से यही है
कि अब जो ये एक्सटेंशन है हमें ये भी नहीं चाहिए सर, ठीक है। एक्सटेंशन ये है कि 2 मंथ करेंगे फिर प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, फिर हर कोई यही देखता है नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ क्या होगा। तो इससे तो बेटर है कि जब तक पॉलिसी नहीं बनती है, चाहे 2 साल लो, 4 साल लो, 6 साल लो, जब तक पॉलिसी नहीं बनती है तब तक जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो कंटिन्यू रखें, ताकि ना हम प्रेशर में आए, ना हमें फिर ऐसे मीडिया या सरकार का दरवाज़ा बार बार खटखटाना पड़े। बस हिमाचल के मणिमहेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि अब श्रद्धालु मणिमहेश हेलीकॉप्टर से जा सकेंगे। हिमाचल सरकार चंबा के भरमौर जिले में डल झील के पास हेलीपैड बनाने जा रही है। पीडब्ल्यूडी महकमे में हाल ही में इसके निर्माण कार्य के लिए तेजी लाने के लिए 25 लाख का बजट रिलीज किया गया था और अभी हेलीपैड के लिए चिन्हित जगह को समतल करने का काम चल रहा है। आपको बता दें कि हेलीपैड के चारों ओर फेंसिंग कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि इस साल मणिमहेश यात्रा शुरू होने से पहले हेलीपैड को तैयार कर लिया जाएगा। ऐसा संभव हुआ तो इसी साल देश व दुनिया भर के सैलानी आसानी से मणिमहेश पहुंच पाएंगे और खासकर वे लोग जो चढ़ाई होने की वजह से और पैदल यात्रा होने के कारण मणिमहेश के दर्शन नहीं कर पाते थे। हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह नाहन के ऐतिहासिक चौगाना मैदान में आगामी 15 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मनीष अग्निहोत्री इस अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और ये जानकारी उपायुक्त आर.के. गौतम ने हिमाचल दिवस समारोह की तैयारियों को और उनके कार्यालय सभागार में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री प्रातः ठीक 11 बजे ध्वजारोहण करेंगे और पुलिस, होमगार्ड, आईटीबीपी, एनसीसी, एनएसएस के जवान द्वारा प्रस्तुत आकर्षण मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। कार्यक्रम है वो नाहन चौगान में जो है वो किया जाएगा 15 अप्रैल 2023 को, जिसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो है मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो मेरा सभी सिरमौर वासियों से निवेदन रहेगा कि इस फंक्शन में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमारा जैसे हमारे कल्चर प्रोग्राम्स होंगे, ध्वजारोहण किया जाएगा। सबसे पहले तो मुख्य अतिथि महोदय जो हैं वो सरकराव से चलेंगे, फिर हमारा जो डॉक्टर वाई.एस. परमार की प्रतिमा है उनको जो है वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पे शहीद स्मारक है वहाँ पर आके शहीदों को सम्मान देंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ध्वजारोहण किया जाएगा नाहन चौगान में और उसके साथ साथ फिर हमारा कल्चर प्रोग्राम होगा। कल्चर प्रोग्राम के बाद जो है मुख्य अतिथि का संबोधन हम सभी को सुनने को मिलेगा और साथ में जो हमारे जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने या अन्य लोगों ने अच्छा कार्य किया उनको हम उस दिन सम्मानित। शिमला के कोटखाई नावर क्षेत्र के बागवानों ने सीए स्टोर की मांग को लेकर स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में बागवानी मंत्री से मुलाकात की। बागवानों ने कहा कि बागवानी मंत्री से मिलने का मुख्य उद्देश्य कोटखाई क्षेत्र के बागी में सीए स्टोर को स्थापित करना था। स्थानीय विधायक व वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 2013 से 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 3 सीए स्टोर प्रपोज किए थे, जिसमें से 2 बनकर तैयार हो गए, लेकिन किन्हीं कारणों से बागी का नहीं बन पाया, जिसकी मांग को लेकर आज मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में 7 से 8 पंचायतों के लोगों ने बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात की। हमारा आज 7-8 पंचायतों का एक जॉइंट डेपुटेशन था, जिसमें सिर्फ केवल एकमात्र एक ही मुद्दा था, सीए स्टोर बागी में। ये सीए स्टोर 2013-14 में प्रपोज किया था रोहित ठाकुर जी ने, जो आजकल हमारे शिक्षा मंत्री है। अनफॉर्चुनेटली वो ठंडे बस्ते में रहा भारतीय जनता पार्टी के राज में। उसके बाद जब दोबारा रोहित ठाकुर जी इलेक्ट हुए, उन्होंने उसको दोबारा इनिशिएट किया और आज रोहित ठाकुर जी ने हमको बागवानी मंत्री जी से मिलाया और हमको आश्वासन दिया, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बागवानी बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र की जो 10 पंचायतों का मैंने जिक्र किया, उसमें कम से कम 50-55 हजार पेटी सेब की होती है और क्वालिटी एप्पल होता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल है, जो स्टोर की क्वालिटी का एप्पल है, वो पैदा इस क्षेत्र में होता है। इस वजह से ये जो पीछे रह गया था, रोहित जी ने 3 प्रपोज किए थे, अणुवर खड़ा पत्थर, वो दोनों हो गए हैं उनके प्रयत्नों से, लेकिन ये बागी वाला इसलिए रह गया था कि वहां थोड़ा सा लैंड का डिस्प्यूट था।
अब वो सारा सॉर्ट आउट हो गया है। सरकार ने भी इनिशिएटिव ले लिया है, हमारे लोगों ने काम किया है, फाइलें बना करके हमने आज एजुकेशन में उसको हॉर्टिकल्चर मंत्री को दे दी है और वी आर होपफुल कि ये बहुत जल्दी जो है बागी में सीए स्टोर की स्थापना की जाएगी। जबकि नई सरकार आई, जिस तरीके से इन्होंने शुरू किया काम करना, लोग इतने ज्यादा आश्वस्त हो गए कि नई सरकार की कैपेसिटी भी है, इनके अंदर एनर्जी भी है, दे विल डू। जैसे आपने कहा अभी जो किलो के हिसाब से, ये बागवान की जो ऑर्गेनाइजेशन है लगभग 33 या 32 ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लगातार बागवानी मंत्री ने 4 मीटिंग कर दी, जो इससे पूर्व कभी पहले हुआ नहीं है। खासकर जो पिछला टेन्योर था 5 साल तक, जो भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल प्रदेश बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट के लिए 5 अप्रैल से 6 मई तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है और मई माह में होने वाले इस प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव आर.के. शर्मा ने बताया कि तकनीकी बोर्ड बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा का संचालन 21 मई को सुबह 10 से 1 बजे और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट का संचालन 28 मई को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए पैट 2023 के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म 4 अप्रैल से 2 मई तक में भरे जाएंगे। इसके अलावा लीट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन 5 अप्रैल से 6 मई तक भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो प्रवेश परीक्षा हमारे बहुतकनीकी संस्थानों के लिए ली जाती है, प्रथम वर्ष के लिए पैट परीक्षा होती है और सेकंड ईयर डिप्लोमा कोर्स एंट्री के लिए लीट का एग्जाम होता है। वो तिथियां ऑलरेडी बोर्ड द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं। 21 मई 2023 को जो पैट का जो है वो प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी और 28 मई को रविवार के दिन जो है वो लीट की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। पैट की जो परीक्षा होती है वो 3 घंटे की होती है, 10 बजे से 1 बजे तक जो है मल्टीपल MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और लीट की 2 घंटे की होती है 10 से 12 बजे तक। और हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, पैट का फॉर्म आज से लाइव कर दिया गया है और लेटरल एंट्री एग्जाम हेतु जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 तारीख से यानी कि कल से वो जो हमारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड का जो पोर्टल है ऑनलाइन एडमिशन का, उसमें वो लाइव कर दिया जाएगा, अपलोड कर वहां से। तो जितने भी इच्छुक विद्यार्थी हैं प्रदेश भर में या प्रदेश के बाहर भी जो बहुतकनीकी संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम के हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन मोबाइल कंपेटिबल है, घर बैठे ही अब बच्चा जो है छात्र छात्राएं जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं। और जो पैट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो तिथियां हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। तो पैट का आज से लेकर और 2 मई तक जो है वो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। नशे के खिलाफ सिरमौर जिला प्रशासन इस माह एक विशेष मुहिम शुरू करने जा रहा है, जिसके चलते अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग एक व्हाट्सएप नंबर जल्द जारी करेगा, जिस पर इस तरह की सूचना दी जा सकेगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और सटीक सूचना देने वाले को प्रशासन पुरस्कृत भी करेगा। ये जानकारी आज उपायुक्त सिरमौर R.K. गौतम ने जिला स्तरीय मादक द्रव्य समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, कोचिंग केंद्रों में भी विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि बच्चों को नशे से बचाव के बारे में जागरूक किया जा सके। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोर कमेटी की मीटिंग की गई। बेसिकली इस कमेटी का पर्पज़ ये है कि जो हमारा ड्रग्स सोसाइटी में है उसको हम सोसाइटी को ड्रग फ्री करें और एक कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जितने भी विभाग हैं वो सारे काम करें, ताकि अभी तक तो ये माना जाता था कि सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का काम है ड्रग्स केसेस को पकड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक्साइज है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एजुकेशन है, किसी न किसी डिपार्टमेंट की किसी न किसी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अवेयरनेस में बनती है, इंफॉर्मेशन देने में बनती है। जब पुलिस को जरूरत पड़ती है तो उसमें
उनकी हेल्प करने की बनती है। तो इस जैसे कुछ पेडलर्स को पकड़ने के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उसको कैसे पूरा करना है, जो हमारे व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, कैमरा लगाने के लिए कहाँ का कैमरेज होने चाहिए, उसको किस तरीके से लगाना, सारी चीज़ों में से डिस्कशन हुआ। और अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि हमारा जो कैंपेन चलेगा, हमारा ओपीएम एंड कैनबिस कल्टिवेशन जो है, अगर मान लो जिले में कहीं हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जॉइंट कमेटी जो है वो SDM, DYSP, हमारे DFOs और BDO एक सब लेवल कमेटी बनाई गई है, जो कि अपने सारे एरिया की कॉमिंग करके जो है एक विलेज लेवल या वीट लेवल या कारखाना लेवल कमेटी बनेगी, जो कि एक रिपोर्ट भेजेगी कि उनके एरिया में इस तरह के कैनबिस का या ओपीएम का कल्टिवेशन नहीं हो रहा है, इस तरीके का करके, ताकि जहाँ जानकारी मिलेगी उसमें फिर हम लीगल एक्शन जो इस एरिया में लेंगे उसको रिमूव करने का भी। और उसमें जो लोग SP साहब के जो एक सजेशन थी कि एक नया नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर सोशल मीडिया कैंपेन हम लॉन्च कर रहे हैं इस महीने में, पूरा महीना अप्रैल महीना 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो अपना एक जानकारी जो है वो दे सकता है ओपीएम कल्टिवेशन से लेके कैनबिस से लेके, या उसके एरिया में कहीं भी अगर मान लो कोई ड्रग्स का उसको लगातार पता कि यहाँ पर ड्रग्स की जो कारोबार हो रहा है। बिहार के कई शहरों में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और साथ ही हिंसा के चलते कई संपत्तियों पर आग भी लगा दी गई, जिस पर राजनीति अब तेज हो गई है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार दावते इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं और दंगाइयों को पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। इफ्तार खा रहे हैं। अच्छा होता रामनवमी जुलूस पर जो पथराव हुआ इस पर सख्त कार्रवाई होते, वो जाएं खाएं दावते इफ्तार, लेकिन हिंदुस्तान में लोगों को रामनवमी भी मनाने का अधिकार है, शिवरात्रि भी मनाने का अधिकार है। वो खाएं दावते इफ्तार और रामनवमी के जुलूस पर चले पत्थर और पुलिस न कार्रवाई करे, ये कौन सा शासन नीतीश बाबू? तो लगता है कि आपसे चीजें संभल नहीं रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वोट बैंक की पराकाष्ठा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। ऐसा है साजिश, उनकी पुलिस क्या कर रही थी? अब तो आप ही ने दिखा दिया कि नालंदा में तो उनकी पुलिस ने उतनी सख्त कार्रवाई नहीं की जितना लास्ट ईयर किया था, तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। इस पर क्यों गड़बड़ी हो रही है? ये बड़े धन्यवाद। लाल किले वाली ये कौन सा, देखिए ख्वाब देखने पर किसी को कोई रोक नहीं है। नीतीश बाबू इस जीवन में तो आप प्रधानमंत्री भूल जाइए, बिहार तो संभलता नहीं, वहां कोई वैकेंसी नहीं। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, एनडीए और हरियाणा के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई है, जहां कैबिनेट मंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों का शुभारंभ किया था। वहीं यहां सेक्टर 62 में लोगों की मांग पर उन्होंने आज अटल चौक पर शॉपिंग सेंटर का शिलान्यास किया, जहां स्थानीय लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में आज अटल चौक पर लोगों की मांग पर शॉपिंग सेंटर का शिलान्यास किया गया है, जो आने वाले समय में जल्द ही एक बेहतरीन मार्केट बनकर तैयार होगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को दूर दराज खरीदारी के लिए नहीं जाना पड़ेगा और उसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। इस मौके पर स्थानीय महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री से तारकोल की बजाय RMC की रोड बढ़ाने की मांग की, और जिस पर मंत्री ने मुहर लगाते हुए महिलाओं को भरोसा दिया कि जल्द ही उन्हें RMC की रोड बनाकर दी जाएगी। 62 में जो मार्केट का जो शॉपिंग सेंटर है उसका अटल चौक पे जो आज हमने शुरुआत की है, अटल चौक भी बनाएगा और मार्केट भी ये बन के तैयार होगी। इससे लोगों को लाभ मिलेगा और सबसे इजी मार्केट रहेगी, जो फतेहपुर साउथ का रोड पे है, सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, सबसे बड़ा चौक बनेगा और मैं यहाँ के लोगों को बधाई दूंगा। इसका लाभ पूरे सेक्टर के लोगों ने। महिलाएं समस्या लेकर आई हैं, कब तक निर्माण हो पाएगा? महिला समस्या नहीं, मैंने उन्हें RMC रोड मांगी। हरियाणा के गुरुग्राम में जेजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की 22वीं पुण्यतिथि पर वीरवार को सुबह गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम स्थित चौधरी देवीलाल की प्रतिमा पर फूल मालाओं के साथ जेजेपी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति ताऊ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को सिरसा जिला के गांव तेजाखेड़ा के में किसान परिवार के चौधरी लेख राम सिहाग के घर पर हुआ था।
6 अप्रैल को जगत ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि है और जननायक जनता पार्टी चाहे जगत ताऊ देवीलाल जी की पुण्यतिथि हो या उनका जन्म दिवस हो, पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके जितने भी उनके पूरे हरियाणा में स्टैचू हैं उन स्टैचुओं को 5 तारीख को साफ करके धो के और सुबह सुबह 6 बजे उन स्टैचुओं पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं, श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करते हैं और उसके बाद गुड़गांव और उसके आसपास के हमारे जितने भी साथी पदाधिकारी हैं वो सभी जो उनका समाधि स्थल है, संघर्ष स्थल राजघाट के पास। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।